हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग को नोटिफिकेशन मिल चुकी है कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता जीआईसी की पोस्ट निकली है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से उसको भरा जाना है। तो आज हम वही पेपर जो 2015 में हो चुका था और राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा का भूगोल विषय का पेपर हमको आपको बताना है और आपको इसका सॉल्यूशन पूरा दिया जाएगा, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एक आइडिया मिलेगी। और इसमें जनरल स्टडी यानी जीएस सामान्य अध्ययन का भी क्वेश्चन है और ऑप्शनल भूगोल का क्वेश्चन है, यानी दोनों मिला करके 150 क्वेश्चन यहाँ दिए जा रहे हैं। तो आप सब लोग को ये बहुत बेनिफिशियल होगा। आप सब लोग इसी पैटर्न से या इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पढ़ें और अपनी तैयारी में निखार लाएं, है ना। और आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यूनियन बजट 2016-17 के बारे में है। तो ये तो ओल्ड डेटा है, करंट अफेयर है, पुराना है, तो इसको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इसी पैटर्न से आपको बजट भी तैयार करना है, ठीक है। तो 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त किया गया है? तो उसका आंसर होगा सेवा कर। तो यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी करंट अफेयर का है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टॉपिक आप समझ सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड के बारे में है। भारत के रेल बजट 2016 में जो घोषणा की गई थी वो ट्रेन का नाम बताना है ना। एक करंट अफेयर से रिलेटेड है। 3AC नई ट्रेन का क्या नाम है? तो यहाँ पर हम सफ़र है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई? तो इसमें डी है। तो ये भी करंट अफेयर का है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी करंट अफेयर का है कि 13वीं दक्षिण एशिया खेल सैग 2019 का आयोजन स्थल प्रस्तावित है। तो ये भी करंट अफेयर का है। इस महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो ये है अल्फांसो, है ना। ये ज्योग्राफी का है, आप यहाँ व्याख्या में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? तो ये अलसी है। ठीक है, सॉरी। और नेक्स्ट है फसलों का निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? तो चना, मूंग, चना, अरहर एवं मूंग, मसूर एवं चना। तो इसका आंसर होगा चना एवं अरहर। यहाँ इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो भारत और रूस से, ये करंट अफेयर का है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें विटामिन डी, विटामिन 6, धान की फूसी दिया हुआ है। तो यहाँ पर विटामिन ई ताड़ का तेल, विटामिन ए गाजर से है, और विटामिन डी कॉड यानी मछली के लीवर ऑयल से है, विटामिन ए धान की भूसी। तो इसका ये सही मैचिंग है। लेकिन जो विटामिन डी है, सॉरी, जो ऑप्शन डी है यानी विटामिन B6, यहाँ पर धान की भूसी नहीं होगा, बल्कि धान की भूसी विटामिन ए से मैच कर रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, व्याख्या में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर
13 उनके में से कौन जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? तो क्रिएटिन, है ना, क्रिएटिन एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर होगा तो 2/70 सेंटीमीटर होगा, यानी डी सही है इसका। एक आदमी और 5 लड़के 168 हेक्टेयर फसल 18 दिनों में काट सकते हैं, तो 15 आदमी और 5 लड़के 700 एकड़ कितने दिनों में काट पाएंगे, है ना। जबकि एक आदमी एक लड़के से 3 गुना अधिक काम कर लेता है, तो इसका आंसर होगा 39 दिन। नेक्स्ट, यदि व्यंजक 8x³ माइनस 36x² प्लस 56x माइनस 39 तो एक पूर्ण घन हो तो यक्स का मान क्या होगा? तो 6 होगा, यानी इसका ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो ए विलियम बेंटिंग इसका आंसर होगा। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे बैथून, थॉमसन, हंटर, थॉमस रेलिंग। तो इसमें जो अध्यक्ष थे थॉमस रैले थे, थॉमस रैले, यानी डी सही है ना। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, तो कहाँ हुए थे? आसान क्वेश्चन, लंदन में हुए थे, बी सही है। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1911 में। आप देख सकते हैं ये सब जीएस के क्वेश्चन है। दिए गए कोड से निम्नलिखित देशों के उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही अनुक्रम चुनना है, तो उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम होगा डी, यानी पहले होगा मंगोलिया, फिर होगा स्पेन, फिर होगा मैक्सिको, उसके बाद अर्जेंटीना, यानी मंगोलिया, स्पेन, मैक्सिको, अर्जेंटीना। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्षस्थ रहा, यानी सबसे टॉप में रहा? तो उत्तर प्रदेश था, है ना, इसके हिसाब से। ये जबकि 7वां दिया हुआ है सबसे, तो आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें दिया नहीं है। फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश का फलों के उत्पादन में 7वां स्थान है। तो यहाँ पर जो क्रम है वो 7वां उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज़न है। और ये जो 2015-16 का डेटा है इसमें सही नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो आंसर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश होना चाहिए, सेकंड पे महाराष्ट्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो इसका आंसर दे रहा है वो उत्तर प्रदेश दे रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। तो यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो महाराष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश इसमें नहीं है ना। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बांदीपुर कर्नाटक, पाखल मध्य प्रदेश, शिगरी देवी हिमाचल प्रदेश, दच्चीग्राम जम्मू और कश्मीर, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, यहाँ व्याख्या दी गई है। तो बांदीपुर कर्नाटक में है, पाखल गुजरात में, शिकरी देवी हिमाचल प्रदेश और दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर। तो इसे यहाँ पर बी जो है मैच नहीं कर रहा, यहाँ मध्य प्रदेश दिया है, जबकि पाखल गुजरात में है। ठीक, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें जो डेटा है
वो भी 2011 का डेटा है, इम्पोर्टेंट है डेटा। तो इसके हिसाब से ए होना चाहिए। लक्षद्वीप है, महिला साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिशत है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का 91.8, दमन दीव 87.1, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का 86.6 और दिल्ली का 86.2। तो ये 2011 का डेटा है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट उनके में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो ये है 1990 में। तो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में है। पहली बार इसका गठन राष्ट्रपति के आदेश 1990 में किया गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993। इसके द्वारा संविधान में अनुसूची 11 और भाग 9 अनुच्छेद 243 के पश्चात अनुच्छेद 243A और 243D को जोड़कर भारत में पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किया गया है ना, 243O को जोड़कर। तो आप इसको समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सहायता और समान नागरिक संहिता। तो इसमें जो है मुफ्त कानूनी सहायता, इसको बाद में जोड़ा गया। ये राज्य के निदेशक तत्व हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो 6 अगस्त 1952 को गठित की गई। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक उपलब्ध हेतु विधिक रूप से मान्य है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 50 पैसे का सिक्का 10 रुपये सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान्य है। उससे ज़्यादा देने पर विधि नहीं बनी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में खाद्य कानून किस समय से लागू किया गया? तो 1 मार्च 2016 से लागू किया गया। किसने अपने कृषि प्रदेशों की सूची में उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश का उल्लेख किया? तो इसका आंसर होगा व्हीटलसी ने ऐसा किया है। कृषि प्रदेश में ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां फसलों की किस्मों एवं उनकी उत्पादन विधि में समरूपता पाई जाती है। सर्वप्रथम 1936 में डी व्हीटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। इसके अनुसार उनकी तत्वों के आधार पर कृषि प्रदेशों का विभाजन किया जा सकता है। 1 फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, बी कृषि की उत्पादन विधि, तीसरा है कृषि भूमि में श्रम पूंजी आदि के विनियोग की मात्रा। तो उनकी में से कौन विश्व का व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग ना। नेक्स्ट है ब्राज़ील में विस्तृत कहवा बागानों को कहा जाता है फैजेंटा है। तो नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का प्रारंभ 1952 में निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में हुआ। केप्यार्क प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित खनिजों में किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ए बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है ना, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इसका आंसर है दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों यानी कृषि उत्पाद प्रमुख उत्पादन में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो जैसे उत्पाद और उत्पादक दोनों दिया हुआ है। चाय श्रीलंका में होती है, जैतून ट्यूनीशिया में, केला कोस्टारिका में, रबर यूथोपिया में, जो कि रबर यूथोपिया का सही मैच नहीं है, बल्कि यहाँ पर रबर थाईलैंड देना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों खनिज प्रमुख उत्पादक में कौन सही सम्मिलित नहीं है?
जैसे तांबा चिली, टिन मलेशिया, यूरेनियम टर्की, रॉक फास्फेट मोरक्को। तो इसमें जो यूरेनियम है वो टर्की के साथ मैच सही नहीं है, बल्कि यूरेनियम का कनाडा से होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों के संकेंद्रण की मात्रा की पहचान की विधि नहीं है? तो इसमें स्थानीयकरण माध्यिका, ये संकेंद्रण की मात्रा की पहचान की विधि नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में यानी कृषि प्रकार देश में कौन सही सम्मिलित नहीं है? यानी कृषि प्रकार जैसे पशुचारण अर्जेंटीना है, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन ये नीदरलैंड दिया है, और व्यापारिक बागानी कृषि मलेशिया, तो भूमध्य सागरीय कृषि सूडान। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि सूडान मैच नहीं है, बल्कि भूमध्य सागरीय कृषि जो है ये दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग आता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में किसे विश्व व्यापार संगठन WTO ने प्रतिस्थापित किया था? तो ये है गैट, है ना। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है सुपीरियर झील प्रदेश। ठीक। निम्नलिखित विद्वानों में कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक था? वो है अल्फ्रेड वेबर, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का प्रधान स्रोत जल शक्ति है? तो इसका आंसर होगा जापान। एक बार फिर देख लीजिए, विकल्प के हिसाब से भी देखना है और व्याख्या में आप मैच करिए। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं कायिक घनत्व। निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशुचारी घुमक्कड़ है? तो इसमें जो आंसर होगा कजाकस। निम्नलिखित विद्वानों में किसने 1973 में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए शीर्ण मेखला शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर होगा SB कोहेन। मानव प्रजाति के विकास क्रम के जोन एवं संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया ग्रिफिथ टेलर ने किया है, यानी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्म जे डेब्लाई ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया था? 13 भागों में। तो सूची 1 को 2 से मिलाना है। जनजातियां और राज्य जैसे बुशमैन, लैप, सेमांग, पिग्मीज, तो आपको इसकी मैचिंग करना है। तो इसकी मैचिंग यहाँ दी हुई है कि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, लैप्स नॉर्वे में, सेमांग मलेशिया में, और पिग्मीज कांगो बेसिन में। UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो शिशु गर्त्या को नहीं शामिल किया गया। थोड़ा फ़ोटो में मिस्टेक है, फ़ोटो क्लियर नहीं है, लेकिन UNDP में मानव विकास सूचकांक के परिकलन में जीवन प्रत्याशा को, प्रति व्यक्ति आय को, वयस्क साक्षरता को शामिल किया गया, लेकिन जो शिशु गर्त्यता है उसको शामिल नहीं किया गया। कौन सा सांस्कृतिक परिमंडल नगरीकरण की सर्वोच्च दशा की विशेषता रखता है? तो इसमें उत्तरी अमेरिकी परिमंडल आता है। दक्षिण पश्चिम एशिया में मुख्य रूप से कौन निवास करते हैं? तो काकेशियन
निवास करते हैं? काकेशियन प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नगरीय संरचना एवं संरचनात्मक विकास के सकेंद्रीय मेखला सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा सकेंद्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में अमेरिकी समाजशास्त्री वर्गिस ने किया था। उनका सिद्धांत अमेरिकी नगरों, विशेष रूप से शिकागो के अध्ययन पर आधारित है। अमलैंड शब्द का क्या तात्पर्य है? अमलैंड शब्द का तात्पर्य है नगर के चतुर्दिक स्थित क्षेत्र। ठीक है। हिंदी भाषा का नगर क्षेत्र अंग्रेजी भाषा के सिटी शब्द का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से हुई है। ब्रिटेन में सिटी शब्द का प्रयोग प्रायः गिरजाघर वाले नगर के लिए किया जाता है। नगरों में प्रायः चतुर्दिक बसाव देखा जाता है, जिसे अमलैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन नदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है? तो गोदावरी नदी यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं स्थित हैं लघु हिमालय में। निम्नलिखित दर्रों में कौन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो बोमडिला है ना। बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ये दर्रा है, बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण होता है नागा पहाड़ी द्वारा। यानी भारत और म्यांमार के मध्य जो जल विभाजक है, वाटर डिवाइडर, उसका जो निर्माण होता है वो नागा पहाड़ी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ और जलप्रपात से मैच करना है। शरावती, सुवर्णरेखा, कावेरी, नर्मदा ये नदी है और जलप्रपात हुंडरो, धुआंधार, जोग, शिव समुद्रम। तो यहाँ पर इसकी मैची है। शरावती जोग जलप्रपात बनाती है, नर्मदा धुआंधार जलप्रपात, कावेरी शिव समुद्रम और सुवर्णरेखा हुंडरो। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन एक सही सुमेलित है? तो बाकी 3 गलत है। तो सही मैचिंग इसकी है, जैसे उकाई गुजरात, पायकारा तमिलनाडु, शरावती कर्नाटक, पल्लीवासल केरल। ये सही सुमेलित है ना। तो इसमें जो डी है वही सही है। क्वेश्चन के हिसाब से जो डी है यानी पल्लीवासल, ये केरल से है, केरल राज्य में है, ये बिल्कुल सही है। बाकी 3 यहाँ पर सही किया गया है। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारतवर्ष निम्नलिखित देशों में से किसका स्थान लेते हुए चावल का सबसे बड़ा निर्यातक उभरा है? तो है थाईलैंड। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों में कौन कोयला क्षेत्रों के समीप स्थित नहीं है? तो यह है जमशेदपुर। लौह इस्पात संयंत्रों में कौन कोयला क्षेत्रों के समीप स्थित नहीं है? इसका आप मैचिंग देख सकते हैं, व्याख्या में क्लियर किया गया है सबका। कोयला क्षेत्र में लौह अयस्क संयंत्र बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो। लौह अयस्क क्षेत्रों में तिब्बत लौह अयस्क स्थित लौह इस्पात संयंत्र में भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर कोयला एवं लौह अयस्क क्षेत्रों के बीच स्थित केंद्र है जमशेदपुर। तटीय क्षेत्रों में स्थित विशाखापट्टनम। तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और किसी गाइड और किसी चुटकी से हम नहीं कुछ कर पाएंगे, बल्कि हमको डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और शॉर्टकट का कोई भरोसा नहीं है, शॉर्टकट में आए या नहीं आए। सिर्फ शॉर्टकट रास्ता आपकी
प्रैक्टिस को तरोताज़ा रखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी जो तैयारी है उसमें निखार आएगा। आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने पढ़ा है तो मैच कर रहा है, नहीं पढ़ा है तो और पढ़ने की ज़रूरत है, रिपीट होगा। तो ये फ़ायदे हैं। तो आप लोग डिटेल से पढ़ें। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा है? तो इसको E.W. जिमरमैन ने कहा है ना। और नदी और परियोजनाओं से अब मैच करिए। कृष्णा, भागीरथी, गोदावरी, तापी, इसकी मैचिंग जो है कृष्णा नागार्जुन सागर परियोजना है, भागीरथी टिहरी, गोदावरी पोचमपाद, तापी उकाई, ये सब परियोजनाएं इस नदियों पर हैं, तो इसे जानना चाहिए। कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कच्चे माल की निकटता है। गोंड जनजाति अत्यधिक केंद्रित हैं, तो बस्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित राज्यों में कौन राज्य भारत में सिल्क यानी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो है कर्नाटक। निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के पास है? तो इसका आंसर होगा हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलने वाली सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदी टेथिस भूसनती में गिरती थी, यानी इसका आंसर बी होगा, यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ठीक है। निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के पास है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये जो तीनों नदियां हैं ये मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो बिहार है। बिहार है। पश्चिम बंगाल माना जाता था, लेकिन अभी बिहार हो गया है। निम्नलिखित में से किस बायोम में शीतानुकूलित प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो है आर्कटिक टुंड्रा बायोम। कंदरा उपस्थित है काष्ठ अपर्दन चक्र से। कंदरा मतलब गुफा, इसको आप पढ़ सकते हैं। भारतीय नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें थे ESP चटर्जी, और यह भारत के देहरादून में स्थित है, ये भी जानना चाहिए। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस स्तर में ओजोन गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है समताप मंडल में। चैतुरा विश्व का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ है? ये जॉर्जिया में है चैतुरा। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। इकोटोन कहते हैं, व्याख्या में आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो WS थॉमसन एवं FW नोटिस्टीन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1972 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन शीतल पवन है, यानी ठंडी पवन है? तो पैम्पेरो है, पैम्पेरो। वे कहाँ से निकलती है, आप व्याख्या में देख सकते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं? तो पंजाब है। और सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हाँ, ब्लफ्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विसर्पी मोड़ से है। नदियों का जो मोड़ होता है मैदानी क्षेत्रों में, तो ब्लफ्स उससे संबंधित है।
क्योंकि वैसे नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो तापी नदी है। प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण कार्य के परिणाम हैं ये नदियों के दोनों किनारों पर मिट्टी की जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, तटबंध कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण कार्य के परिणाम हैं, नदियों के परिणाम। कौन देश विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो चीन है। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो एजी टांसले ने किया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो खार्तूम। खार्तूम इथियोपिया दिया हुआ है, जबकि खार्तूम सूडान की कैपिटल है। बांसफोरस जलडमरू मध्य अवस्थित है, यहाँ पर दिया हुआ है। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया मलेशिया में है। पाक जलसंधि भारत श्रीलंका में है। मेसिना जलसंधि इटली सिसिली और सोनिफेसियो जलसंधि कोर्सिका सार्डिनिया। तो इसका आंसर जो है सी है, यानी यूरोप और एशिया के बीच बांसफोरस जलडमरू मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कार्यात्मक एकता। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसमें लौह इस्पात उद्योग वस्तुतः बाजार आधारित है? तो जापान। इसका आंसर होगा जापान। पृथ्वी पर उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन एक जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है? तो स्वपोषी। स्वपोषी ये सही है। निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है? यानी ऑक्सीजन आइसोटोप। जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है, तो आंसर है ऑक्सीजन आइसोटोप। निम्नलिखित देशों में किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है? वो भारत है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? तो है सल्फेट परिकल्पना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा मोटर गाड़ी उद्योग का विकास 20वीं सदी में हुआ। संयुक्त अमेरिका के अनुभव के अनुसार इसे महत्वपूर्ण विकास उद्योग की संज्ञा दी जा सकती है। तो मोटर गाड़ी उद्योग आएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग मोटर गाड़ी उद्योग है। नेक्स्ट है, भूगोल को पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ए हेटनर ने। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, किसने बताया? ए हेटनर ने। इसको मैच करना है।
जीन ब्रुंस नियतिवाद, OH के स्पेट नवनियतिवाद, जे टेलर संभववाद, फ्रेडरिक रेडजेल संभाव्यवाद। तो ये सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, ये भूगोल की अवधारणा है, इससे रिलेटेड ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आना चाहिए। निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? तो ब्लास ने स्वीकार किया था। संभववाद को ब्लास ने स्वीकार किया था। यानी ये सही है। नेक्स्ट है, भूगोल है एक क्रमबद्ध विज्ञान। मात्रात्मक क्रांति को किसने सिविल वार कहा था? तो ब्रायन वेरी ने कहा था। विकास को आम जन की वास्तविक स्वतंत्रता में विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो अमर्त्य सेन ने परिभाषित किया है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने प्रदेश की संकल्पना को स्थल लॉक एवं कार्य रोजगार के त्रिकूट के रूप में प्रचारित किया एवं लोकप्रिय बनाया? तो पैट्रिक गेडिज ली पले का अनुगामी था। इसने नगरों एवं प्रदेशों के अध्ययन में स्थान, कार्य एवं लोक का नारा दिया। यानी फ्रेडरिक गेडिज। निम्नलिखित युगों में पुस्तक लेखक कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको यानी कि सी ज्योग्राफी का जनलेसिस ये मैच नहीं है, बाकी सब मैच है। यानी कि कॉस्मास हम्बोल्ट ने एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल, ज्योग्राफी का जेनलेसिस वार्नियस और एड कुंडे रीटर। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? तो मानव वातावरण अंतर संबंध। कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? तो कायांतरित चट्टान बनती है। भू आकृतिक चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो भू आकृतिक चक्र की परिकल्पना विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था। यानी सी सही है। भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को कहा जाता है भूकंप केंद्र। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? तो है क्रेटर एवं कॉल्डेरा। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है? तो संघनन है। भूकंप जनित सागरी लहरों को जाना जाता है। इसमें डी सही होगा। सुनामी जो कि जापानी वर्ड है, टी सुनामी लिखा जाता है लेकिन सुनामी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, मैचिंग करना है स्थलीय स्वरूप और उसके एजेंटे से। जैसे इंसिलबर्ग वायु, ड्रमलिन हिमानी, स्पिट समुद्री लहरें और स्टेलेक्टाइट भूमिगत जल। निम्नलिखित में कौन स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है? तो ड्रमलिन है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है, यह किसने कहा? डेविस महोदय ने कहा है ना, डेविस ने कहा है। तो निम्नलिखित विद्वानों में किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों यथा सियाल, सीमा, नीफे की पहचान की थी? तो स्वेस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन चट्टान पारगम्य है? तो है चूना पत्थर।
निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्टैम्बोली। निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? तो है परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टानों में। नदी घाटी जो क्षेत्र के सामान्य ढाल के लंबवत विकसित होती है उसको अनुवर्ती घाटी कहते हैं। हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का क्या नाम है? तो उसका नाम है ड्रमलिन। निम्नलिखित में कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो है अगुलहास धारा। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? तो है क्लैरियन भ्रंश क्षेत्र। विलियम वेविल का प्रगामी तरंग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? तो यह है महासागरीय ज्वार से संबंधित है। तो इसमें संबंधित सिद्धांत है जैसे संतुलन सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेवेल, नहर सिद्धांत जेबी एयरी, स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर.ए. हैरिस, गतिक सिद्धांत लाप्लास। आपको मैचिंग करना है तो इसकी मैचिंग अगुलहास हिंद महासागर, बेगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर, क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत महासागर, कनारी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो आपको डी मैच करना है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? फॉकलैंड, दक्षिणी अटलांटिक, ओयोशियो आर्कटिक। तो इसका आंसर होगा बी यानी ओयोशियो आर्कटिक महासागर में नहीं है। तो इसकी सही मैचिंग आपको व्याख्या में दी हुई है। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक, ओयोशियो प्रशांत महासागर, पेरू दक्षिणी प्रशांत में, लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक में है। हरमट्टन पवन प्रवाहित होती है मध्य अफ्रीका में। और हरमट्टन यह पश्चिमी अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं अति शुष्क वायु है। यह तेज रफ्तार वाली धूल से भरी वायु है। आप इसको व्याख्या में पढ़ सकते हैं। मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? तो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। निम्नलिखित स्थनीय पवनों में कौन अल्पाइन घाटी में प्रवाहित होती है? तो फान। उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है खमसिन। गिबली लीबिया, चिली ट्यूनीशिया, लेविश स्पेन, लिस्ट मेड्रा एवं कैनारी। खमसिन मिस्र। ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दो नॉर्वेजियन मौसमविदों ने। करंट अफेयर का क्वेश्चन 2 मई 2008 का चक्रवात जिसने इरावदी डेल्टा को तहस नहस कर दिया था तो उसका नाम था हुदहुद। एक करंट है C.W. थॉर्नवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की व्यवस्था है एक आनुभविक उपागम। समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम में वृद्धि का कारण है ओजोन का संकेंद्रण। निम्नलिखित में कौन विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है? तो हाइड्रोजन परमाणु परत।
तो इसमें आणविक नाइट्रोजन परत होती है, आणविक ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और आणविक हाइड्रोजन परत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है? तो इसका है जेम्स ब्रैडली का सिद्धांत, यानी बाकी पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत है, केवल जेम्स ब्रैडली का सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है। चार्ल्स डार्विन का अवतलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रवाल भित्ति से संबंधित है, यानी भू अवतलन सिद्धांत डार्विन, स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो चार्ल्स डार्विन का अवतरण का सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित है, आप यहाँ ये जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उसका आंसर होगा मानसूनी जलवायु थाईलैंड, इस समय ये नहीं है बल्कि भारत है। यानी अगर जलवायु और देश से मैच करें तो आर्द्र उष्ण जलवायु ब्राज़ील, मानसूनी जलवायु भारत, भूमध्य सागरीय जलवायु मोरक्को, शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाली 12 भुजी आकृति को कहा जाता है? आर्गोग्राफ। थॉर्नबेट का जलवायु वर्गीकरण मात्रात्मक है, उन्होंने इसमें कोपेन के समान ही जलवायु एवं वनस्पति में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया। थॉर्नबेट के अनुसार सैद्धांतिक रूप में वर्षण प्रभावित तापीय दक्षता एवं वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर जलवायु के 120 प्रकार संभव हैं, इसमें से 32 जलवायु खंडों को ही अपने जलवायु मानचित्र पर प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति की जलवायविक आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो व्लादिमीर कोपेन के द्वारा। निम्नलिखित सागरों में कौन सबसे कम खारा लवणता वाला है? तो बाल्टिक सागर है। इसमें मैच सुमेलित करना है, तो उसका सुमेलित सही है। इकुमेनोपोलिस का सीए विद्वान था, केंद्रीय स्थल सिद्धांत का मैकिंडर, प्रवास का नियम ईजी रेवेंस्टीन, उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने कहा कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति में स्पष्ट कमी आती है? तो ये कास्त्रो हैं, द कास्त्रो। थोड़ा टेक्निकल सब नाम है, ज्योग्राफी में सब टेक्निकल नाम है, फैक्ट है ना, बहुत ही मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी जाके दिमाग में आएगा। एडवर्ड अकरमान की जनसंख्या एवं संसाधन प्रदेश की योजना के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया आता है, ब्राज़ील सदृश प्रदेश में आता है। तो ब्राज़ील सदृश प्रदेश की व्याख्या आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों में सम्मिलित किया जाता है? तो पेड़ पौधे। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनांगीय संक्रमण। विश्व की जहाज़ों के लिए नाव सबसे लंबी नहर है, विश्व की जहाज़ों के लिए नाव सबसे लंबी नहर है सेंट लॉरेंस नहर। निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है,
तो इसका आंसर होगा बी, यानी सही नहीं है। यानी हांगकांग टाइगर की मैचिंग सही नहीं है, इसका सही यहाँ पर है सिडनी डार्लिंग, रोम टाइगर, मस्कवा, टोक्यो सुमिदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो उसमें है हिंद महासागर। और निम्नलिखित जैसे में कौन 2014 में विश्व में चाय का सबसे बड़ा पुनर्निर्यातक था? तो यूएसए था। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के कौन औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार है? तो है उत्पादन प्रक्रियाजन्य मूल्य वृद्धि। तो इसका ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जीआईसी का भूगोल विषय सब्जेक्ट का जो पेपर सॉल्व किया है वो 150 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। आप सब लोग उसको ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे, और आपको एक आधार मिला होगा कि हमको अपनी तैयारी ऐसे ही करनी है। और अपनी तैयारी को आप लोग निखार लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक आप पढ़ें। मतलब ज़्यादा टेक्स्ट बुक का मतलब ये नहीं है कि कई किताबें पढ़ें, बल्कि टेक्स्ट बुक ही पढ़ें, लेकिन ज़्यादा पढ़ें, बार बार पढ़ें। एक बुक को कई बार पढ़ें तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। ऐसी नहीं कि कई बुक को आप ज़्यादा पढ़ें, ऐसा नहीं है। अगर आप कई बुक का अध्ययन करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। बल्कि कम बुक पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल बुक पढ़िए, सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कहते हैं कि अगर तैयारी लाना है तो बेसिक बुक से स्टार्ट करें, एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करें और कॉन्सेप्चुअल बुक तक आप जाएं और उसको बार बार पढ़ें और बार बार प्रैक्टिस करें। सॉल्यूशन आप देखते रहें और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको दिया जाए, आप उसको रिपीट करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करें। जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी देते रहें, अपने सुझाव भी बताते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।